हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका इस लेक्चर में मास एकेडमी एप्लीकेशन पर, मास एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मेरे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पहुँचे हुए हैं गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल का इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टर बताया था, उसका लक्षण बताया था, गैल्वानिक सेल में कौन सी क्रिया होती है, गैल्वानिक सेल में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, और उस गैल्वानिक सेल का उदाहरण मैंने लिया था एक डैनियल सेल। इसमें समरी के रूप में आपको क्या ध्यान देना होगा कि डैनियल सेल हो या डैनियल सेल या गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल, उसका एनोड हमेशा नेगेटिव पोल के रूप में काम करेगा, कैथोड हमेशा पॉजिटिव पोल के रूप में काम करेगा। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया था कि दोनों विलयन को जोड़ने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। आज आपको हम पहले बताएंगे लवण सेतु का महत्व क्या है, लवण सेतु का कार्य क्या है, यानी साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में पहले बता दें आपको। तब उसके बाद हम विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वानिक सेल का अंतर आपको बताते हैं। अंतर वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अंतर आपके पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पहले लिया जाएगा लवण सेतु का कार्य, लवण सेतु का कार्य या लवण सेतु का महत्व। लवण सेतु का महत्व दोनों का ट्रांसलेशन कर लिया जाए। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। यहां पर क्या लिखोगे आप, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट ब्रिज, सिग्निफिकेंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इसमें आप ये ध्यान रखना, पहले आप लेक्चर को ध्यान से सुन लें, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम यहां पर आपको बता देते हैं। देखिए, लवण सेतु में समान आयनिक गतिशीलता वाले लवण को लिया जाता है। इसका मतलब लवण में उपस्थित जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनकी आयनिक गतिशीलता अर्थात आयनिक मोबिलिटी लगभग बराबर होनी चाहिए। ये पहली बात ध्यान रखेंगे। इसलिए विलयन में, लवण सेतु में या तो अमोनियम क्लोराइड लेते हैं या अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं या पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, क्योंकि इनमें जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनकी आयनिक गतिशीलता लगभग बराबर होती है। ये पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि लवण सेतु दोनों विलयन को, ध्यान रखना, लवण सेतु दोनों विलयन को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे पूरे सेल का सर्किट पूर्ण होता है। तीसरी बात, लवण सेतु
दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, अर्थात यदि कैथोड के करीब धन आयन की संख्या यदि बढ़ती है तो वहां लवण सेतु से उपयुक्त संख्या में ऋण आयन उसके पास जा करके उसे उदासीन करता है। ऐसे ही अगर हम ऋण आयन की बात करें, ऋण आयन यदि एकत्रित होता है तो उसे धन आयन उदासीन करता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब लवण सेतु दोनों विलयनों के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे कि लवण सेतु गैल्वानिक सेल के विद्युत वाहक बल को शून्य नहीं होने देता है, या ऐसे आप कह सकते हो उसके इलेक्ट्रोड विभव को या उसके विभव को शून्य नहीं होने देता है। अगर लवण सेतु को निकाल लिया जाए तो पूरे सेल का विभव शून्य हो जाएगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह स्वतः बंद हो जाएगा। ये लवण सेतु का मैंने आपको कार्य बताया। लवण सेतु एक यू आकार की, उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें समान आयनिक गतिशीलता वाले लवण को भर लिया जाता है और उसके मुख पर कॉटन प्लग को लगा दिया जाता है, जिससे लवण सेतु से अधिक पदार्थ एकाएक बाहर न निकल सके। लवण सेतु दोनों विलयन के मिक्सिंग को रोकता है। लवण से दोनों विलयन को आपस में मिक्स नहीं होने देता है। तो अब अगर आप इसके पहले के लेक्चर को नोट किए होंगे तो शायद आपको याद होगा, मैं शार्ट में केवल बना दे रहा हूं। उसी लवण सेतु को व्यक्त करने के लिए आप इसका उपयोग कर लीजिए। ये लवण सेतु बनाने का आपका ये लवण सेतु हमने बना दिया। ये है लवण सेतु। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, लवण ले लिया। यहाँ ये आपका हो गया साल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है ना। आपको और पूरा सेल नहीं बनाना है, केवल साल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग कार्य करना चाह रहे हैं। तो ये साल्ट ब्रिज हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका जो कार्य है, इसमें जो इसका लक्षण है, इसके पॉइंट वाइज ले लीजिए। लवण सेतु, लवण सेतु में समान, लगभग समान आयनिक गतिशीलता वाले लवण को लिया जाता है। ये पहली बात हो गई, ये तो उसका एक सामान्य लक्षण हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 2, लवण सेतु दोनों विलयनों को मिलने से रोकता है। ये काम हो गया इसका। नंबर 3, लवण सेतु
लवण सेतु दोनों विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है। विद्युत उदासीन बनाए रखता है। चौथा पॉइंट, लवण सेतु सेल के विभव को शून्य होने से रोकता है। नंबर 5, लवण सेतु लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनने से रोकता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब यह हुआ कि दो विलयन आपके पास हो और दोनों विलयन सीधे संपर्क में आ जाएं और जहां पर उनका जंक्शन बने उस जंक्शन पर विभवांतर उत्पन्न हो जाए और उसी विभवांतर को हम नाम देते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो कहलाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने से रोकता है। ठीक है। अब यहां पर जितनी बातें मैंने बताया इसके लक्षण को लेकर के, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, हम सभी लोग ये छठे पॉइंट में एक मेंशन कर दे रहे हैं। लवण सेतु में KCl या KNO3 या NH4Cl या NH4NO3 लवण लिए जाते हैं, क्योंकि इनके धनायन तथा ऋण आयन की आयनिक गतिशीलता लगभग बराबर होती है। यह है कहानी इसकी। यानी इनमें से कोई उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जैसे K प्लस है, Cl माइनस है, इनकी आयनिक गतिशीलता लगभग बराबर होती है। K प्लस नाइट्रेट आयन, इनकी आयनिक गतिशीलता लगभग बराबर होती है। अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन, यहाँ पर भी आयनिक गतिशीलता क्या होती है? बराबर होती है। और आपका NH4 यानी अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन की आयनिक गतिशीलता लगभग क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए ये विपरीत विलयन में प्रवेश करके उसको विद्युत उदासीन बनाने में इक्वल भूमिका यानी बराबर का भूमिका अदा करते हैं। ये रहा लवण सेतु के मुख्य कार्य, मैंने आपको बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन होता है कि यदि लवण सेतु को निकाल दिया जाए तो गैल्वानिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लवण सेतु निकाल दिया जाएगा तो सेल का जो पोटेंशियल है वह ड्रॉप टू 0 हो जाएगा, अर्थात वो शून्य हो जाएगा।
अर्थात सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी और धारा का प्रवाह स्वतः बंद हो जाएगा। ये लवण सेतु के दृष्टिकोण से इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हो कि यहां पर अगर बात किया जाए हम लोग, यदि लवण सेतु को बाहर निकाल दिया जाए तो सेल का विभव पोटेंशियल शून्य हो जाएगा। विभव शून्य हो जाएगा, सेल का विभव शून्य हो जाएगा और क्या बन जाएगा? लिक्विड जंक्शन बन सकता है। लिक्विड जंक्शन बन सकता है जिसके कारण लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो सकता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो सकता है। ये आपके पास अगर लवण सेतु को हम लोग क्या कर दें, मुक्त कर दें, लवण सेतु को निकाल लें, तो इतनी कहानी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए, तो लवण सेतु की बात आपको समझ में आ गई होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और अब उसके बाद की जो बात आपके सामने लेने चल रहा हूं, किसी गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करने का तरीका, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करना, कैसे गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करेंगे? हर जगह तो डब्बा बनाएंगे नहीं, ये डब्बा बना लिया, दोनों को जोड़ दिया, ऐसा तो हर जगह बनाना नहीं है। हमें कम स्पेस में काम करना है, कम कॉपी कंज्यूमशन में काम करना है और कम समय में काम करना है। इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द गैल्वेनिक सेल, उन्होंने अपना एक कन्वेंशन दिया, एक अपना विचारधारा दिया कि ऐसा आपको करना है। कॉपी पर जब भी आपको व्यक्त करना है, अपने कॉपी पर एनोड को आप लेफ्ट में और कैथोड को आप राइट में व्यक्त करेंगे। जिस गैल्वेनिक सेल का आप निर्माण करेंगे उसमें जो धातु एनोड का कार्य करेगा, उस धातु का प्रतीक लिखोगे और उसके बाद सिंगल खड़ी यानी एकल जो है खड़ी लाइन रेखा बनाओगे। उसके बाद उस धातु के आयन को व्यक्त करोगे। उसके बाद दो पैरेलल वर्टिकल लाइन आप खींचोगे। फिर उसके बाद जो कैथोड वाले भाग हैं उसके आयन को व्यक्त करोगे। फिर सिंगल लाइन खींचोगे और उसके बाद फिर उस धातु को व्यक्त करोगे। अब यहां पर जो डबल वर्टिकल लाइन की बात हम लोगों ने किया, वो डबल वर्टिकल लाइन लवण सेतु को व्यक्त करता है, साल्ट ब्रिज को व्यक्त करता है। यानी अब आप क्या करोगे इसमें कि आप लेंगे एम धातु है जो एनोड का कार्य कर रहा है और यह उसी के लवण के विलयन में डूबा हुआ, यह भी आपको पता है। तो उसके लिए आप एक सिंगल लाइन वर्टिकल लाइन खींचेंगे
और उसके बाद फिर उसी M के आयन को लिखेंगे। मान लीजिए वो Mn+ है, N की संख्या कोई होल नंबर में आपके पास हो सकती है। और उसके बाद फिर दूसरा Mn+, मान लीजिए आपका ये M1 है तो ये भी M1 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा M2, फिर सिंगल लाइन और यहां लिखेंगे M2। ठीक है, ये M2 का आयन है, ये M1 का आयन है, और दोनों के बीच में मैं लिखा एक्वस, यहां भी लिखा मैंने क्या, एक्वस जली विलयन है, यानी आयन कहां है, जली विलयन में है। और धातु क्या है, उसी के लवण के जली विलयन में क्या हुआ है, उसी आयन के विलयन में डूबा हुआ है। अब उसके बाद दोनों विलयनों के बीच ये हम पैरेलल दो लाइन खींचते हैं, और इस लाइन को हम नाम देते हैं लवण सेतु। यही होता है साल्ट ब्रिज। इस तरीके से किसी भी आप गैल्वानिक सेल को व्यक्त कर सकते हो। अब निर्भर करेगा कि आपका वो धातु कौन सा है और उस धातु का आयन कौन सा है। इस तरीके से हम सभी लोग किसी भी गैल्वानिक सेल को व्यक्त करेंगे। यहां पर अब हो सकता है, ध्यान देना, अगर ये M1N+ लिया गया, हो सकता है इसकी कोई सांद्रता हो, तो सांद्रता को हम या तो ऐसे लिख दें, 1m लिख दिया मैंने। 1m का मतलब 1 मोलर सांद्रता। 1 मोलर सांद्रता का मतलब उस विद्युत अपघट्ट या उस लवण का 1 मोल 1 लीटर में उपस्थित है। 1 मोल 1 लीटर में उपस्थित है, उससे बोलते हैं मोलर सांद्रता। वही बात यहां पर भी आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 1m। m यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां जो m लिखे गए हैं वो आपके धातु हैं M1 M2 के रूप में, और जो यहां m लिखा गया है वो मोलर सांद्रता के रूप में लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, गैल्वानिक सेल को व्यक्त करते समय एनोड आपका कहां रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। ये भाग क्या होगा, ये एनोड होगा, और ये भाग क्या होगा, ये कैथोड भाग होगा। अब आपको पता है कैथोड भाग कैसा होता है, पॉजिटिव पोल होता है, और एनोड भाग कैसा होता है, ये नेगेटिव पोल होता है गैल्वानिक सेल का। गैल्वानिक सेल का पॉजिटिव पोल कैथोड होता है और नेगेटिव पोल क्या होता है, एनोड होता है। अब दोनों देख लीजिए, ये पूरा का पूरा गैल्वानिक सेल को व्यक्त करने का तरीका आपके पास आ गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा साल्ट ब्रिज है, ठीक है। ये मेटल रॉड है, ये भी क्या है, मेटल रॉड है, मेटल रॉड। तो दोनों मेटल रॉड हैं। और ये क्या है, मेटल आयन है, ये मेटल आयन, ये भी क्या है, ये भी हमारा मेटल आयन है, मेटल आयन, धातु आयन। इस तरीके से आप एक गैल्वानिक सेल को व्यक्त कर सकते हो। अब जब गैल्वानिक सेल को आपने व्यक्त कर लिया, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप डैनियल सेल को व्यक्त करो, क्या करो, डैनियल सेल को आप व्यक्त करो, तो डैनियल सेल को आप कैसे व्यक्त करोगे, तो आओ, डैनियल सेल में क्या होता है, डैनियल सेल आपको पता है, डैनियल सेल में मैं लिख रहा हूं इसको पूरा, अपने पीछे बनाया हुआ है, इसमें जेडियन की क्षण, जेडियन SO4 या जेडियन आयन में सीधे लिख सकते हो आप, JDN++ आयन के जलीय विलयन में डूबा होता है तथा कॉपर की क्षण Cu++ आयन के जलीय विलयन में डूबा होता है। ये बात आपके सामने मैंने रख दिया, इसके पहले हम बनाकर दिखाए हुए थे बॉक्स के मॉडल में। अब यहां पर जिंक
जिंक रॉड एनोड का कार्य करता है, कॉपर रॉड कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तो अब जिंक को कहां व्यक्त करोगे? लेफ्ट में एक लाइन खींचोगे, क्या लिखोगे? Zn डबल प्लस, यहां कैसा ही रहेगा? जली रहेगा। हमने लिखा 1m, फिर क्या लगाओगे? 2 लाइन, फिर किसका लिखोगे? 1m, 1m Cu डबल प्लस, कैसा? एक्वस। सिंगल लाइन खींचोगे, फिर आपका ये Cu, ये पोल कैसा होगा? ये निगेटिव पोल होगा। ये पोल कैसा होगा? ये पॉजिटिव पोल होगा। ये भाग कौन सा है? ये भाग कैथोड का है, ये कैथोड। इधर भाग कौन सा है? ये एनोड हो गया। इस तरीके से आप किसी भी गैल्वानिक सेल को व्यक्त करोगे। और ये हमारा क्या हो गया? ये साल्ट ब्रिज हो गया, लवण सेतु हो गया, ये साल्ट ब्रिज। इस तरीके से आप गैल्वानिक सेल में डेनियल सेल को व्यक्त कर सकते हो। डेनियल सेल में जिंक रॉड, जिंक सल्फेट में, जिसको जिंक आयन कहते हो आप, उसके बाद कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट में यानी कॉपर आयन में डूबा हुआ है, और उसके बाद दोनों विलेन के बीच में लवण सेतु लगा दिया। और इस तरीके से हम गैल्वानिक सेल और ऐसे ही किसी भी गैल्वानिक सेल को व्यक्त किया जा सकता है। आपके कॉपी पर एनोड जो होगा वो लेफ्ट में व्यक्त होगा, कैथोड जो होगा वो राइट में व्यक्त किया जाएगा। एनोड पॉजिटिव पोल होगा और कैथोड निगेटिव पोल होगा। कैथोड जो है वो आपका पॉजिटिव पोल और एनोड नेगेटिव पोल होगा। और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा? अपचयन क्रिया होगी। इस तरीके से हम सभी लोग यहाँ पर ये गैल्वानिक सेल को व्यक्त कर लिए। अब उसके बाद क्या ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल तथा गैल्वानिक सेल में अंतर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तथा गैल्वानिक सेल में अंतर। अब इस अंतर पर हमें काम करना है, तो यहां डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल, ये आपका टॉपिक है। यानी विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वानिक सेल में अंतर, तो डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इस पर 1 बाय 1 सब चीजें आपके पास है, सब चीजें आपके पास ओपन है, बस उसको पॉइंट वाइज केवल मेमोरी में ला करके पॉइंट वाइज में डिफरेंस क्रिएट करना है। और हम सब लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, गैल्वानिक सेल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं में से हमें पॉइंट ढूंढना है क्या क्या अंतर यहां पर पाया जाता है। आइए, एक तरफ आप ये 2 पार्ट में डिवाइड करो इसको। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड किया जाए। अब इसमें एक तरफ आप लीजिए विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक तरफ लीजिए आप गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल। ठीक है, अब
एक एक पॉइंट अब याद करिए। आप याद करें पहले इसका मतलब। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसका उल्टा यहां कर दीजिए, पहला अंतर आ गया आपके पास। तो लिखोगे इसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। यहां पर पॉइंट वन क्या बोलेगा? इसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये, विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली रासायनिक क्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस यानी अस्वेच्छात्मक होती है, जबकि गैल्वानिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है। तो इसमें नंबर 2, इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यही चीज उल्टा कर दो। इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस यानी स्वेच्छा से होती है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। इस तरीके से आप डिफरेंस नंबर 2 क्रिएट कर लिया। तीसरा भी देखो, सेट करोगे, सब चीजें आपके पीछे पड़ी हुई है, वही चीजें लिखनी यहां पर। नंबर 3, इसमें डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव, अर्थात मुक्त ऊर्जा के वृद्धि के साथ यहां रासायनिक अभिक्रिया होती है। नंबर 3 यहां जाइए, इसमें डेल्टा जी नेगेटिव, अर्थात मुक्त ऊर्जा के कमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद नंबर 4, इस सेल का एनोड पॉजिटिव पोल होता है, जबकि कैथोड नेगेटिव पोल होता है। यहां आ जाओ, नंबर 4 में इस सेल
का एनोड नेगेटिव पोल तथा कैथोड पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल होता है। ठीक, अब उसके बाद पांचवा पॉइंट, इसके एनोड पर ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है। सेम पॉइंट, सेम थिंग यहां भी, इसके एनोड पर भी ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर भी रिडक्शन होता है, होता है। नंबर 6, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये रहा आपके पास। अब इसमें देखो, यहां पर सातवां पॉइंट, इसमें विद्युत अपघटन कराया जाता है। इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कराई जाती है। ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वानिक सेल का अंतर आपके सामने मैंने रख दिया कि ये अंतर कैसे होता है। हम लोग क्या पढ़े, लवण सेतु का कार्य पढ़े, किसी भी गैल्वानिक सेल को कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में पढ़ा, और विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वानिक सेल के बीच का अंतर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखें, अब आगे का टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वह है
विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका शाब्दिक मतलब समझो। इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने इसके पहले बताया था कि जिस पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। अब कैसे आएगा वो? इलेक्ट्रोड विभव कैसे आएगा? यानी इलेक्ट्रोड का विभव, यानी इलेक्ट्रोड का विभवांतर, इलेक्ट्रोड का विभवांतर। अब वो कैसे आता है विभवांतर? इस विभव का मतलब क्या हुआ? आइए इसको एक सिंपल से उदाहरण द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मैंने एक धातु के क्षण को लिया और दूसरे प्रयोग में भी मैंने एक धातु के क्षण को लिया। ठीक, परिभाषा तो बहुत सटीक है, फिजिकल मीनिंग समझना है आपको, क्या घटना होती है। और इसमें जो लिया, यहां जो लिया गया ये, ठीक है, ये साल्ट सॉल्यूशन है, लवण विलयन, लवण का विलयन है। ठीक है, यहां भी क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना आप कि जो ये साल्ट होगा, साल्ट लवण, उस लवण का जो धन आयन होगा, लवण का धन आयन, वह इस धातु का धन आयन होगा। वही कहानी यहां भी, इसका भी जो धन आयन होगा वो इसी धातु का होगा जिसका क्षण लिया गया है। ये क्या है? इसे बोलेंगे मेटल रॉड, धातु की क्षण, मेटल रॉड। ये भी हमारा क्या है? मेटल रॉड है, मेटल रॉड। ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। मेटल के रॉड को उसी के लवण के विलयन में डुबोया गया। उसी के लवण के विलयन का मतलब उस धातु के आयन के जली विलयन में, उस धातु के आयन के जली विलयन में इस रॉड को हमने डुबो दिया। ठीक है, रॉड को डुबो दिया गया। वैसे यहां भी बात है। आई होप डिजाइन तो समझ में आ गई होगी, मॉडल समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या है? एक धातु के क्षण को लेनी है और उस क्षण को उस ऐसे विलयन में डुबोना है जिसमें उस धातु का आयन उपस्थित हो। हाँ, उस धातु का आयन उपस्थित हो। तो धातु का आयन उपस्थित तभी होगा जब उस धातु का लवण कोई लिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया धातु के लवण का विलयन। ये भी क्या हो गया? धातु के लवण का विलयन हो गया। ठीक है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, मेटल, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल, मेटल का साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, और उसी मेटल को यहां पर डिप किया गया। बच्चों, ये स्वेच्छात्मक होता है। यहां पर ये स्वेच्छात्मक होता है, मेटल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये स्वेच्छा से होता है। यहां हमें कुछ करना नहीं होता। करना क्या होता है? धातु के क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबो देना है केवल, बस। ठीक, अब होता क्या है? जैसे ही धातु के क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो धातु का क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है। घबराइए नहीं, वो केवल आराम से सीखिएगा इसको, आराम से पिक्चर तैयार हो आपके दिमाग में। मैंने क्या बोला? जैसे धातु के क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, धातु का क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक हो जाता है। इसका मतलब अगर धातु का क्षण
ऋणात्मक हुआ तो विलयन धनात्मक होगा। जरा कल्पना करो, क्षण पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। विलयन में कौन सा आवेश है? धन आवेश है। क्योंकि ऋण और धन आवेश जैसे ही एक दूसरे करीब आएंगे, यहां जंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? जंक्शन बनेगा। क्योंकि आवेश दोनों हैं, दोनों आवेश हैं, दोनों अपना अपना क्या लेकर बैठे? पोटेंशियल है। सबका अपना अपना क्या है? पोटेंशियल है, विभव है। तो जैसे ही दोनों जंक्शन बनाएंगे, उस जंक्शन पर विभव का अंतर उत्पन्न होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव का अंतर उत्पन्न होता है, अर्थात विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को हम विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर मैं यहां बात करूं, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहां हमने कहा कि ये रॉड क्या हो गया? धन आवेशित हो गया। ये रॉड धन आवेशित हो गया। इसके सापेक्ष अब क्या होगा? इसके सापेक्ष विलयन में क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश, ये ऋण आवेश होगा। ठीक है, ऋण आवेश। इस तरीके से आप देख रहे हो, एक धन आवेश का लेयर बना हुआ है और एक ऋण आवेश का लेयर बन गया। तो क्या वैद्युत द्वि लेयर बना कि नहीं बना? द्वि स्तर बना कि नहीं बना? वैद्युत द्वि स्तर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर का यहां पर फॉर्मेशन हुआ। ये बन गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब जैसे इलेक्ट्रिक डबल लेयर बना, देखिए ध्यान रखिएगा, ये रॉड है, रॉड घुलनशील नहीं है, रॉड है और यहां विलयन है। तो रॉड पर क्या है? धन आवेश है, और विलयन में क्या है? ऋण आवेश है। तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गया। और इलेक्ट्रिक डबल लेयर चूंकि दोनों आवेश है, दोनों का अपना अपना क्या विभव है, जैसे दोनों करीब आएंगे तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। और उसी विभवांतर को नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव। आइए जरा दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में यहां ऋण आवेश, ये ऋण आवेश, ठीक है, ये ऋण आवेश है। और उसके बाद यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यहां भी क्या बन गया जी? इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गया। इलेक्ट्रिक डबल लेयर का निर्माण यहां भी हो गया। ठीक है। तो अब ये जो कहानी मैंने आपके सामने रखा कि जैसे ही धातु के क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, धातु का क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण वैद्युत द्विस्तर का निर्माण होता है, जहां विभवांतर उत्पन्न होता है और उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोड विभव का सीधा साधा परिभाषा आपके पास आ गया कि हम सभी लोग क्या किए? धातु के क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया। जैसे डुबोएंगे स्वेच्छा से होता है, यहाँ पर किसी अदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो डायरेक्ट आप लवण के विलयन में जैसे ही क्षण को डुबोएंगे, ये घटना अपने आप हो जाएगी और वहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड का विभव, वो इलेक्ट्रोड का विभव, नेट विभव वही इलेक्ट्रोड का होता है। विभवांतर के कारण जो नेट विभव उत्पन्न होता है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो अब इसका अगर परिभाषा की बात किया जाए तो हम क्या लिखेंगे? जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के जलीय, उसी के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण विलयन के
सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है और विद्युत द्विस्तर का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्षण तथा विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह है इलेक्ट्रोड विभव का सटीक परिभाषा। इसे ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये रहा इलेक्ट्रोड विभव को समझने और व्यक्त करने का तरीका, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव की बात किया, विभव है, विभवांतर है। कल मैं जब आपको ऊर्जा के बारे में बता रहा था, मात्रक के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी विभवांतर होता है, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। यहां आप लिख सकते हो इसका मात्रक वोल्ट होता है। बच्चों, वोल्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। जूल में कौन सा मात्रक है? न्यूटन मीटर है। कूलम में क्या है? कूलम में बताइए, एम्पियर और सेकंड है। कूलम में एम्पियर सेकंड है। इस तरीके से सब थोड़ा सा दिमाग पे रखिएगा मात्रक को लेकर के। ये अब मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव की बात कर दिया। अब जरा ध्यान देना, इसको आप सभी लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। यदि, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि साल्ट सॉल्यूशन की सांद्रता 1 मोल हो जाए, 1 मोल पर लीटर, सांद्रता कितनी हो जाए? 1 मोल पर लीटर हो जाए, यानी 1 m हो जाए, सांद्रता 1 m हो जाए, ठीक, ताप 298 केल्विन हो जाए और दाब 1 atm ही रहे। ये परिस्थितियां अगर आपने कर दिया तो यही जो इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग आपने बनाकर रखा है, उसी को हम नाम देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम देंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको परिभाषित खुद कर सकते हो। फिर सुन लो, अब इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। यहां देखो, जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के जली विलयन
उसी के लवण के जलीय विलयन के 1m, उसी लवण के, ऐसे लिख सकते हो, उसी लवण के 1m जलीय विलयन में डुबोते हैं। फिर सुनो, जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के 1m, 1m का मतलब 1m मोलर, मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, 1m जलीय विलयन में डुबोया जाता है, डुबोते हैं तो धातु की क्षण तथा विलयन, धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष, धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है और विद्युत द्विस्तर का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्षण तथा विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, सब कुछ वैसे ही लिखना है, केवल क्या लगाना है, यहां 1m जलीय विलयन में डुबोते हैं, ये अपने से लिखोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। मैंने क्या फिर से बता दिया, जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के 1m जलीय विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है और विद्युत द्विस्तर का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण क्षण तथा विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ये कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात होगी, लेकिन दूसरी बात क्या होगी, और थोड़ा और स्टैंडर्ड में लाओ, ये परिभाषा ऐसे लिख दिया और थोड़ा जोड़ो इसमें, जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के 1m जलीय विलयन में 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोते हैं तो, अब यहां क्या जोड़ना है, 1m जलीय विलयन में 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोते हैं तो धातु की क्षण, और कहानी सब वैसे रहेगी, उसे क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम दिया जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए सब लोग, एक बार फिर सेट कर लीजिए, जब किसी धातु के क्षण को उसी के लवण के 1m जलीय विलयन में 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोते हैं तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित एक्सेट्रा जो आपके पास लिखा हुआ है वो पूरा कर देंगे आप, और उसे इलेक्ट्रोड विभव न कहकर क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का नाम दिया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे कहते हैं। और इसे हम सभी लोग E0 द्वारा व्यक्त करते हैं, E0 द्वारा इसे व्यक्त करेंगे, यानी इलेक्ट्रोड विभव को E और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 के द्वारा व्यक्त करते हैं। और मात्रक की कोई कहानी है नहीं, क्योंकि विभव है, विभव ही यहाँ पर उसका ही मात्रक यहाँ भी होगा, बस परिस्थितियां क्या हो गई है, वो स्टैंडर्ड हो गई है, मानक हो गई है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा मैंने आपको बताया, ये खुद लिखने के लिए बोला, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपके पास, और सब परिभाषा आप लिखोगे, ठीक है, ये परिभाषा आप खुद लिखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लेंगे, अपने कॉपी पर जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच का संबंध पढ़ा जाएगा, और जो संबंध व्यक्त करने वाला गणितीय समीकरण हमें प्राप्त होगा उसे नर्स्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। यानी अब हम सब लोग जो आगे पढ़ेंगे वो नर्स्ट समीकरण के बारे में पढ़ा जाएगा, नर्स इक्वेशन बोलते हैं उसको, उसके बारे में पढ़ा जाएगा आगे। ये लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला लेक्चर अब आगे जो बताया मैंने नर्स समीकरण से हम शुरुआत करेंगे, और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लगभग आप मान चलिए कि 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है, और इसमें कुछ साधारण न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। हम केवल आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक आप पढ़ने का प्रयास करिए, टॉपिक पर सोच बनाने का प्रयास करिए। आगे हम इस इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो बात करेंगे, उसमें कुछ और चीज़ें आपको नई हम बताने का प्रयास करेंगे, जो थोड़ा बहुत आपका मदद कर देगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो आप नीट और जेई के लिए जो लोग तैयारी करते होंगे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके माय डियर्स, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।